हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर या पहली यूनिट कह सकते हैं। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, बिल्कुल। ये हम स्टार्ट से करेंगे और ये स्पेशली क्या है, उन बच्चों के लिए भी है जो साथ के साथ जे या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर वो मैथ के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जेई की तैयारी के लिए, और अगर वो बायो के स्टूडेंट हैं तो ये नीट के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे हम फाउंडेशन कोर्स को भी लेके चलेंगे क्लास 11th के लिए। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन, देखिए कंपटीशन में क्या होता है ना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। और साथ के साथ ये अदर बुक्स के भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से करेंगे और इस वीडियो में आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है। तो देखिए, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी रखी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि आपने एटम और मॉलिक्यूल्स देखा। हर चीज़, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। और मैटर किससे मिलके बनता है आपका, एटम से। और एटम में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो केमिस्ट्री है वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है। तो केमिस्ट्री क्या चीज़ हो गई आपकी। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है तो वो एटम उसमें ट्रांसफर होता है। और साथ के साथ कंपोजिशन की स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर की, प्रॉपर्टीज़ की। तो ये सब कुछ आपका क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है, तो देखिए पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि एक फैक्ट्री है मेडिसिन बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, मेडिसिन बन रही है तो मेडिसिन बनने में भी केमिस्ट्री का क्या है, रोल है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ जो ड्रग्स चल रहा है तो यहाँ पे भी हमारी केमिस्ट्री लगती है। और दूसरा क्या है कि ये हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन में क्या होता है कि आप देखेंगे जो ब्रेन में हमारे फंक्शंस, ब्रेन जो काम करता है उसमें भी हमारा केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। माइंड के अंदर भी कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, कई चीज़ें होती है हमारे माइंड में। तो जो भी फंक्शंस होता है तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री अप्लाई होती है। तो आप देख रहे हैं कि कई जगह केमिस्ट्री का रोल होता है। और हम देखें तो यहाँ पे केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री अपना एक रोल करती है, सेंट्रल प्ले रोल साइंस में। अगर केमिस्ट्री नहीं है तो बायो नहीं है, और बायो का पार्ट केमिस्ट्री से बहुत लिंक है, और काफ़ी कुछ पार्ट लिंक किससे होता है, फिजिक्स से भी होता है। तो इसका मतलब केमिस्ट्री जो है अदर साइंस की ब्रांच के बीच में भी क्या करते हैं, इंटरबाइंड करती है। इट मीन्स अदर साइंस की ब्रांच को भी क्या करती है, कनेक्टिविटी भी करती है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का कहीं रोल है, तो हम कुछ रोल देख लेते हैं। Chemistry play very important role in many area like weather patterns, functioning of brain, production in chemical industries, manufacturing fertilizers, alkalis, acids, salt, dyes, polymers, drugs, soap, detergent, मेटल एलाय। तो इन सब में भी केमिस्ट्री का क्या होता है बच्चों, बहुत सारा रोल होता है। तो केमिस्ट्री अगर नहीं होती तो हमारे लिए ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और है। एनसीईआरटी की बुक में छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो बच्चे इसको छोड़ देते हैं पढ़ना, लेकिन जब कंपटीशंस के लिए वो पढ़ते हैं तो यही चीज़ें यहाँ पे वो स्किप कर देने से उनको प्रॉब्लम्स होती है। और मैंने आपसे, जैसे कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ बता के चलूँगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, ताकि 11th क्लास करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ में अगर कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं अभी से, तो मैं फाउंडेशन को भी लेकर यहाँ पे चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक एनसीईआरटी में ये दो वर्ड दे रखे हैं, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ये पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज़ है। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या है, ड्रग्स के नाम है। जो मेडिसिन, दवाई वगैरह होती है ये उनके नाम है। अब इस दवाई का भी कहाँ पे यूज़ होता है ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये सिस्प्लेटिन और जो टैक्सोल है ये हमारी कैंसर थेरेपी में इफेक्टिव होती है। कैंसर थेरेपी क्या होता है बच्चों, जब कोई कैंसर पेशेंट होता है तो उसको कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी में जो मेडिसिन मिलाई जाती है उसमें ये इनका भी रोल होता है। तो ये हमारी क्या है, ड्रग्स के नाम है।
और एक और है AZT, जिसको हम क्या बोलेंगे, एजिडोथाइमिडीन। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या चीज़ है, तो ये भी बच्चों यहाँ पे ड्रग्स ही का एक नाम है, लेकिन ये वाली ड्रग्स किसके लिए दी जाती है, जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती है। तो मैंने ये ड्रग्स के नाम आपको इसलिए बताया है क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक वर्ड जो होता है बहुत कीमती होता है, और अगर आप एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपका कंपटीशंस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक एक वर्ड एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये दोनों ड्रग्स आपको दे रखे हैं, आप समझ गए। यहाँ पे इसका रोल कैंसर थेरेपी में है और इसका रोल एड्स पेशेंट की हेल्पफुल मतलब ड्रग्स के रूप में होता है। तो ये आपको क्या करने हैं बच्चों, याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक मैटर। तो जी हाँ, ये मैटर तो आप सब जानते हैं। मैटर क्या होता है, मैटर वो सारी चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये एक समझ लो एक ये चाकू टाइप का बना दिया मैंने, ठीक है। तो एक चाकू है, नाइफ है। तो ये नाइफ क्या होता है, इसका कुछ मास होता है, ये वजन इसका मतलब मास है, और ये स्पेस भी घेरता है। तो जिन चीज़ों में क्या होता है, मास होता है और स्पेस घेरता है, वो सारी चीज़ क्या कहलाती है, हमारी मैटर। तो ये तो आपने पढ़ भी रखा है, लेकिन मैंने फिर से प्रॉमिस करा आपसे कि मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ बता के चलूँगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं यहाँ पे वीडियो में टाइम स्लैब भी लगा दूंगा, जिससे कि अगर आपका ये पड़ा हुआ है तो आप आगे भी उसको स्किप करके आसानी से ढूंढ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी मतलब जिसमें मास होता है और जो स्पेस घेरता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, मैटर। तो पेन आपका मैटर हो गया, बुक हो गया, वाटर हो गया। अब मुझे आप बच्चों कमेंट्स में एक ऐसी चीज़ बताइए जो मैटर नहीं होती है। ऐसी चीज़ के नाम बताने हैं जो मैटर नहीं होती है, आप मुझे कमेंट्स करिए, और उसमें मैं ये पता चलेगा कि आप बच्चों क्या इस बारे में जानते हैं। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, लेकिन जो मैं एग्जाम्पल बताऊँगा उसके अलावा आपको बताना है कि वो मैटर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे आपको पढ़ा के कितनी खुशी मिल रही है, तो मुझे सच में पढ़ा के आपको बहुत खुशी मिल रही है। अब कितनी खुशी मिल रही है, ये चीज़ हमारी जो हैप्पीनेस है वो क्या मैटर में हमारी काउंट होती है या नहीं होती है। तो दिस इज़ नॉट काउंटेबल इन मैटर, बिकॉज जो हैप्पी है वो उसमें ना तो कोई मास है और ना कोई वो स्पेस आपके घेर रही है। तो ये मैटर नहीं है आपकी। और बाकी मोस्टली क्या चीज़ होती है, जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो सारी मैटर होती है। अब मैं ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगा, आप मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा कम से कम 3 या 4 चीज़ों के नाम जो कि मैटर नहीं है। अब देखिए मैटर भी जो एग्जिस्ट करती है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है। किस 3 एग्जिस्ट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो 3 एग्जिस्ट कौन सी होती है, ये पढ़ रखा है, फिर भी हम इसको डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने सॉलिड का डायग्राम बनाया है, ये लिक्विड हो गया और ये मैटर। तो जैसे कि आप डिफरेंस देख ही रहे होंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, ये थोड़े से लूज होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा लूज होते हैं। देखिए जितने टाइटली पार्टिकल पैक्ड होंगे उतना उसका शेप क्या होगा, डेफिनेट होगा। तो यानी कि सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, प्लस इनकी जगह भी फिक्स होगी, यानी कि वॉल्यूम भी फिक्स होगा। तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है। आपको पता है कि 1 लीटर दूध कितनी बाल्टी में आ सकता है, ये आपको अंदाज हो जाता है, लेकिन किस शेप का होता है तो ये आपका अंदाज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये अंदाज आपको नहीं होगा। सॉरी वो फ़ोन आ गया था इसलिए मैंने रिंग जरा कर रही है। तो यहाँ पे जो लिक्विड है उसमें क्या है कि यहाँ पे इसका मतलब वॉल्यूम तो जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन शेप कोई नहीं होती है। अब आप जानते हैं लिक्विड को जिस बर्तन में या जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसी की वो शेप ले लेगा। अगर आपको ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो होता है वो डेफिनेट आपका क्या नहीं होता है, शेप नहीं होती, वॉल्यूम आपकी फिक्स होती है। और गैस में देखिए ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है। धुएं का कोई भी रंग, कोई भी आकार नहीं होता है। और गैस में कितनी जगह घेरेगा ये भी कुछ कहना मुश्किल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रूम में आप परफ्यूम छिड़कते हैं तो वो परफ्यूम कितनी जगह तक स्प्रेड होगा ये कहना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि पहला पॉइंट कि सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, वाइल गैस नाइदर बी डेफिनेट शेप और नॉर बी डेफिनेट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है,
ये एक दूसरे को बांधे रखने का क्या करता है, काम करता है। तो इसके सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है, और इसमें सबसे कम होता है। तो ये आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया। फिर आता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। स्पेस का मतलब एटम्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम स्पेस कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो बहुत टाइटली पैक्ड होता है, तो उसके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। जबकि लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में स्पेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें लेस हो गया, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, और ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो फिलहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें कहने को, लेकिन ये आपने पढ़ रखा है, तो मैंने यहाँ पे मेन मेन पॉइंट आपको क्लियर कर दिए है कि मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो जाता है 3 स्टेट में, और कैसे इनमें डिफरेंस होता है ये भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए मैटर को कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। तो आप समझिए यहाँ पे मैटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज मिक्सचर एंड अदर पार्ट इज प्योर सब्सटेंस। फर्दर मिक्सचर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया है एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या चीज़ है, तो मैं इसी वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाट इज द मिक्सचर। मिक्सचर क्या चीज़ होती है, हम इसको समझते हैं। देखिए मिक्सचर क्या चीज़ होती है, जब हम किसी 2 चीज़ को आपस में मिक्सअप करते हैं, लेकिन उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है, तो वो आपका कहलाएगा मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप दही में चीनी मिलाएंगे, तो दही में चीनी जो होती है मिल तो जाएगी, लेकिन कहीं ज़्यादा मिलेगी कहीं कम। और कोई बात नहीं, उसमें जो रेशियो होता है वो भी फिक्स नहीं है। अगर आपने एक कटोरी चम्मच ली है दही, और उसमें 1 चम्मच आपने शुगर ऐड करी है, तो ये नहीं कि आप अगली बार जब 1 चम्मच शुगर ऐड करेंगे तो उतने ही दाने उसमें चढ़ जाएंगे। उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। तो मिक्सचर क्या चीज़ होती है, मिक्सचर कंटेन पार्टिकल ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस विच में प्रेजेंट इन एनी रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होता है, ये आपका मिक्सचर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर सॉल्यूशन का वाटर में, एयर या टी में आपका ये क्या कहलाएंगे, सब ये मिक्सचर। और कंपाउंड क्या होती है, कंपाउंड में जब कोई चीज़ आपस में क्या करते हैं हम, कंपाउंड सॉरी, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस में या तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, या फिर क्या होते हैं उनका कंपोजिशन भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कॉपर, एक में कॉपर के मॉलिक्यूल है, सिल्वर के है, गोल्ड के है। अब वाटर में देखेंगे तो देखिए वाटर में कंपोजिशन आपका फिक्स है। जैसे कि आप देखिए H2O, तो यहाँ पे H2O क्या है, यहाँ पे कि यहाँ पे इसमें कंपोजिशन इसका फिक्स है, तो ये जिसमें भी कंपोजिशन फिक्स होगा वो आपके क्या कहलाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस में आपके आएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ, इसमें आपको क्लासीफाई करना है, और ये मुझे कमेंट्स में इसके आंसर बताने हैं कि इनमें से कौन मिक्सचर है और कौन प्योर सब्सटेंसेस है आपके। तो ये आपका इसमें क्वेश्चंस है, इसमें से आपको छांटने हैं कि कौन कौन से इसमें मिक्सचर है और कौन कौन से इसमें प्योर सब्सटेंसेस है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम टाइप ऑफ मिक्सचर पे। देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मिक्सचर पढ़ लिया, और यहाँ पे पढ़ लिया प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। तो पहले हम समझते हैं कि इसके दो दो टाइप है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर पे। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वाटर और मैंने सॉल्ट का क्या ले लिया है, एक मिक्सचर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या करा है, पहले एक वाटर और सॉल्ट को आपस में मिक्स करा है, और मिक्स करने के बाद मैं उसको एक गिलास में जब डालता हूँ, तो आप इसको वॉच करिए कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे एक मिनट, इसमें यहाँ पे वीडियो रन नहीं हो रही है, चलिए मैं, अब रन हो गई। तो देखिए यहाँ पे मैं पानी को डाल रहा हूँ, इसमें पानी के साथ सॉल्ट भी मिक्स है, तो आप देखेंगे छोटे छोटे ये सॉल्ट जो है इसमें क्या होता जा रहा है, डिजोल्व होते जा रहा है। देखेंगे ये डिजोल्व, ये क्या हो गया, लगभग लगभग नियर अबाउट पूरी तरह से डिजोल्व हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जब हम दो चीज़ों को आपस में मिक्सअप होते हैं, तो जो सॉल्यूट होता है, जिसको यहाँ पे सॉल्ट कह सकते हैं हम, तो वो जो है यहाँ पे क्या है कि पूरी तरह से उसमें क्या हो गया, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे हम इसकी अगर समझे तो डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे इसकी, मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर इज अ, एक मिनट, देखिए मिक्सचर क्या है,
होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? इन होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। अब हमें कैसे पता चलेगा ये सॉल्ट और वाटर जो है वो कंप्लीटली मिक्स हुआ है? तो इसके लिए हमने इसी पानी को अगर हम यहाँ पे छोटे छोटे हम अदर पार्ट में रख लेते हैं, एक एक चम्मच हम सब में ये इनका सॉल्यूशन डाल देते हैं इसमें सब में, और सबको अगर हम टेस्ट करें तो यहाँ पे नमक क्या होता है? खट्टा होता है, नमक कड़वा होता है। तो नमक का जब टेस्ट आएगा तो सब में क्या आएगा? इक्वल इक्वल आएगा। तो अगर इक्वल आ रहा है सब में तो इसका मतलब ये वाला जो है वो कंप्लीटली इसमें क्या हो गया? डिजोल्व हो गया है। अगर इसमें अलग अलग रखने पे इसी सॉल्यूशन को अगर हम अलग अलग जगह रखते हैं और ये हमें अलग अलग इसमें टेस्ट आता है तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट इसमें पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट कंप्लीटली मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे सबसे टेस्ट हमें एक जैसा ही मिलेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्लीटली अगर ये मिक्स हो जाता है यानी कि सॉलिड के पार्टिकल कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं तो ये मिक्सचर आपका क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे लिक्विड में, इसका कोई भी वो नहीं है। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं शुगर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। एयर आर द होमोजीनियस एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर। तो एयर में भी पार्टिकल आप देखते दिखाई नहीं पड़ते कुछ भी, तो हवा सब जगह से एक ही लगती है, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लिया मैंने हेट्रोजीनियस मिक्सचर को समझाने के लिए। यहाँ पे पिज़्ज़ा में क्या चीज़ है हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा पे मैं क्या कर रहा हूँ, पनीर के पीसेस को इसमें डाला जा रहा है। तो आप देखेंगे ये पूरी तरह से एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ज़्यादा पनीर पड़ गया है और कहीं कम पड़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे वो कम्प्लीटली एक जैसी नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ क्या है? हमारी पूरी तरह से मिक्स नहीं है इसमें। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज अ कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, पूरी तरह से मिक्स यूनिफॉर्मली ना हो, एक जैसी ना हो, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल में मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन एंड पल्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो देखिए हमने मैटर के बारे में चल रहा है तो हमारा मिक्सचर टॉपिक पूरा हो चुका है, इसके पार्ट्स होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो गए। अब हम यहाँ पे प्योर सब्सटेंस के जो दो पार्ट होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके दो पार्ट एलिमेंट और कंपाउंड। तो पहले पार्ट को ले लेते हैं एलिमेंट। देखिए एलिमेंट क्या होता है, जैसे मैं आपको सोडियम एग्जाम्पल लिया तो ये सोडियम के ही पार्टिकल्स है, इसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है, ओनली सोडियम के, तो कोई अदर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। अगर एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो वो कहलाता है आपका एलिमेंट। तो पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, केवल एक ही टाइप का एटम है। तो दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट और एटम और मॉलिक्यूल, चाहे वो किसी भी रूप में एग्जिस्ट करता हो लेकिन एक ही टाइप के हो, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट। तो सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? देखिए कंपाउंड के लिए मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपस में मिक्स होती है और वो उनके बीच में फिक्स रेशियो होता है तो वो सारे कंपाउंड कहलाते हैं। एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे वाटर सबसे आसान है तो उसको ले लेता हूँ H2O। हाइड्रोजन के एक होता है, दो लगे तो दो, और ऑक्सीजन के कितना होता है 16। तो इसमें रेशियो कितना हो गया 1:8। तो वो सारे चीज़ें जो आपस में जिनमें एक फिक्स रेशियो होता है वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके कंपाउंड के पार्ट कहलाएंगे। तो क्या हो गया? व्हेन टू और मोर एटम डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन डेफिनेट रेशियो, एक पर्टिकुलर डेफिनेट रेशियो में अगर कंबाइंड होते हैं तो वो सारे क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। एग्जाम्पल में बताऊं, केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूले पढ़ते हैं ऑल आर कंपाउंड, बिकॉज जो फॉर्मूले होते हैं वो एक पर्टिकुलर रेशियो में ही क्या होते हैं? मिक्सअप होते हैं। तो एग्जाम्पल में वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं हम, ये सारे हमारे क्या है? कंपाउंड है। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल केमिकल बहुत नाम सुना है, लेकिन आज थोड़ा हम डीप में स्टडी करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए मैंने एक फुटबॉल का डायग्राम लिया है। अब मैं क्या है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को फुटबॉल के बारे में अगर मैं कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके में एक पिक्चर में कोई भी चेंज ना हो, मतलब फुटबॉल में कोई भी उसकी बिना चेंज करे अगर मैं जो जो प्रॉपर्टी बताऊंगा वो सारी प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी? फिजिकल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि इस पे जो है वो कलरफुल पट्टियाँ बनी हुई है, तो ये इसमें फुटबॉल की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ।
यहाँ पे फुटबॉल जो है वाइट कलर की है और फुटबॉल जो है वो ग्राउंड पे रखी हुई है। तो इसका मतलब जो भी मैं फुटबॉल के बारे में बता रहा हूँ उसकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें हम बिना कंपोजिशन में चेंज करे उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दें। तो ऑल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैं आपको नोट्स भी यहाँ पे कराता हुआ चलूंगा, सारे इनमें लिखवा समझाऊंगा और समझाने के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दूंगा। आप बच्चों एक बात जरूर याद रखना, नोट्स आप अपने ही बनाना और जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करिए टॉपिक डाल के, ताकि आपकी चीज़ एक कॉपी तैयार हो जाएगी तो उसको आपको स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन सारी वीडियो एक साथ नहीं देख सकते, उस समय आपकी कॉपी वहाँ पे काम आएगी। तो कॉपी में ज़रूर प्लीज़ मेरे साथ नोट करते हुए चला करिए। अगर नहीं कर सकते तो बाद में आप इसको दोबारा देख के नोट कर लिया करिए। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। बिना आइडेंटिटी चेंज करे, कंपोजिशन चेंज करे, अगर हम उसके बारे में कुछ बातें बता देते हैं तो वो सारी क्या कहलाती है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए कलर के बारे में बताएंगे, कोई चेंज नहीं करना है। ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो कुछ भी इसमें हमें चेंज नहीं करना है। तो ये सारी हमारी क्या है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। थोड़े से डायग्राम जो होते हैं जल्दी से रन नहीं होते, वीडियो फॉर्म में है। तो चलिए मैंने एक डायग्राम दिखाया, ये मैंने ग्लास में क्या करा, एक मेडिसिन डाली है। बहुत गौर से देखिए तो ये मेडिसिन धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है। और डिजोल्व होने के बाद अब ये मेडिसिन दोबारा वापस नहीं आ सकती है। इसका कंपोजिशन, इसका जो हमने चेंज कर दिया है, अब ये मेडिसिन का भी कंपोजिशन चेंज हो गया और साथ के साथ वाटर का भी कंपोजिशन चेंज हो गया। पहले वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स था, अब ये मेडिसिन भी मिक्स हो गई है। तो जब हम कंपोजिशन में कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो सारी आपकी किस में कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टी में आपकी वो चीज़ आती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि ये आपकी जो मेडिसिन इसमें डिजोल्व हुई है तो ये केमिकल प्रॉपर्टी को शो करती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विद चेंजिंग द आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी किसकी चेंज हो गई, मेडिसिन की भी चेंज हो गई। जो ऐसी मेडिसिन थी वो नहीं रही, वाटर की भी आइडेंटिटी चेंज हो गई, जैसा वाटर था पहला वैसा वाटर नहीं रहा। तो इसका मतलब दोनों की चेंज हो गई। तो यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज हो सकता है, कंपोजिशन में, कंबिसिबिलिटी में, रिएक्टिविटी में, एसिड और बेस कुछ भी उसका चेंज हो सकता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो मास और वेट को डिफरेंस समझने के लिए मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको हर चीज़ दिखा के एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं ताकि आपको हैंड टू हैंड याद हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम फिर से लेता हूँ और इस बार मैं यहाँ पे डायग्राम में देखें, यहाँ पे क्या है, बुक है, बुक के अंदर पेजेस चल रहे हैं। तो पेजेस का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो अपने अंदर मैटर को कंटेन करती है ना, उसे हम मास कहते हैं। जैसे इस बुक में जितने भी पेजेस है, तो जो पेज अगर इसमें बढ़ा देंगे तो हम कहेंगे हमने बुक का मास बढ़ा दिया, और इसमें पेज कम कर देंगे तो हम कहेंगे बुक का मास क्या हो गया, कम। अब देखिए वेट को भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए समझने के लिए मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे मैंने एक बॉल रखी है। देखिए ध्यान से दीजिएगा, जब मैंने बॉल को ऊपर से छोड़ा तो छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, नीचे गिरेगी और नीचे गिरेगी, अर्थ से टकराएगी। अब ये नीचे क्यों गिर रही है, फिर से देखते हैं। जब हमने बॉल को छोड़ा तो बॉल को छोड़ने के बाद जो ग्रेविटी होती है वो उसको नीचे खींचती है, और ग्रेविटी जो है बॉल को एक फोर्स के साथ खींचती है। तो फोर्स के साथ जो खींच रहे हैं वो आपका वेट कहलाएगा। मास क्या होता है, मास इज द कंटेनिंग मैटर इनसाइड द बॉडी। जैसे कि बुक के अंदर जो पेज कंटेन करते हैं वो आपका मास है। और वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स, वो वाला फोर्स जिसको अर्थ क्या कर रही है, अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अब आप देखिए, आप समझिए कि अगर जो चीज वेट होती है, तो अगर हम दो चीजों को इस बिल्डिंग से फेंके, एक कागज की बॉल और एक हम क्रिकेट की बॉल को फेंके जो हैवी होती है, तो क्रिकेट की बॉल पे फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो जिसका जितना मास होता है उस पर उतना ही फोर्स लगता है। तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई किसकी, मास और वेट की, कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो देखिए मास क्या हो गया, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। जो भी मैटर बुक के अंदर या किसी भी चीज के अंदर प्रेजेंट होता है वो आपका मास कहलाता है। जबकि वाइल वेट इज अ
इज द फोर्स एक्सर्ट बाय द ग्रेविटी। और वेट क्या होता है, जिसको ग्रेविटी अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है। इट मीन्स अगर ज़्यादा वेट होगा तो उसको ज़्यादा फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगी, और कम वेट होगा तो कम होगी। तो ये आपका पहला डिफरेंस हो गया, डेफिनेशन भी हो गई मास और वेट की, और डिफरेंस भी हो गया। सेकंड इसी पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये एक बीम बैलेंस लिया है। बीम बैलेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये बीम है, और बीम पे ये दो बैलेंस करने के लिए ये तराजू लटका दी हमने। अब ये क्या चीज़ है, बीम बैलेंस, और एक चीज़ और ले लेते हैं, ये हमारा क्या, स्प्रिंग बैलेंस। अब देखिए बच्चों, इसको इसको इन दोनों को समझेंगे तो आपको मास और वेट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बीम बैलेंस में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ यहाँ पे रखते हैं ना, तो यहाँ पे इसका वेट रख दिया इधर 1 kg का, और यहाँ पे जब बराबर करना होता है तो जैसे शुगर को हमें तोलना है 1 kg, तो शुगर के दानों को बढ़ाएंगे या घटाएंगे जब तक कि ये बीम क्या हो जाएगी, बैलेंस में ना आ जाए। तो इसका मतलब शुगर के दानों को बढ़ाना घटाने का मतलब है कि शुगर के पार्टिकल्स को कम ज़्यादा करने का मतलब कंटेनिंग मैटर में छेड़छाड़ कर रहे हैं हम। शुगर के पार्टिकल को कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो कंटेनिंग मैटर में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जो मैटर में पार्ट होता है कंटेनिंग, वो आपका किसका कहलाता है, मास का। तो ये आपका समझ लो, इससे जो भी चीज़ हम मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, वो आपका मास होता है। अब देखिए स्प्रिंग बैलेंस में क्या है, बच्चे का हम वेट कर रहे हैं। अब आप नोटिस करिएगा, देखिए बच्चे का वेट कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर के पार्ट को निकाल के तो बाहर नहीं रख रहे ना कोई, मतलब कोई उसका पार्ट, मतलब हार्ट या कोई लंग्स कोई बाहर निकाल के तो नहीं रख रहे। पूरा पूरा एक पार्ट को हम इसको वेट, इसको तोल रहे हैं। तो जो हम तोल रहे हैं तो वो ग्रेविटी में भी तोल रहा है, इसको फोर्स भी लग रहा है उस पर अट्रैक्शन का। तो ये आपका स्प्रिंग में और इसमें दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ पे हम शुगर के दानों को बड़ा घटा रहे हैं, यानी मैटर के, जो मैटर शुगर में है, कंटेनिंग मैटर पार्टिकल है शुगर के, उसमें हम कम बढ़ती कर रहे हैं, तो उसके मास का चेंज हो रहा है। इसमें कोई भी मैटर में हम चेंज नहीं कर रहे, पूरा बच्चा एक पीस में हम इसको वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अंदर की चीज का कोई भी चीज बाहर नहीं निकाला जाए। तो ये आपका क्या बता रहा है, बच्चे का वेट बता रहा है। और वैसे भी देखिए, जब आप अपना वेट मशीन पे करते हैं, जरूरी नहीं कि स्प्रिंग, किसी भी मशीन पे करते हैं, तो आप अपना जब भी वेट मेजर करते हो तो कभी उसको मास नहीं कहते। क्यों नहीं कहते मास, क्योंकि हम अपने अंदर के मैटर को बाहर निकाल नहीं रहे और न बाहर के मैटर को अंदर रख रहे हैं। हम अपने आप के बिना मैटर में छेड़छाड़ किए अपना वेट कर रहे हैं। तो बिना मैटर में छेड़छाड़ किए यानी कि मास से कोई मतलब नहीं रहा। तो हम जो वेट कर रहे हैं, वो जो आपको वेट हो रहा है, वो आपका फोर्स के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे अब हम समझ गए कि जो बीम बैलेंस के द्वारा मेजर किया जाता है वो मास होता है, और जो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करती है वो आपका क्या बताती है, वेट को। तो ये आपका बच्चों सेकंड डिफरेंस हो गया, द मास ऑफ द सब्सटेंस मेजर बाय द बीम बैलेंस वाइल वेट मेजर बाय द स्प्रिंग बैलेंस। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड हम देख लेते हैं, थर्ड में क्या है, देखिए मास जो किसी का भी होता है, कहीं भी ले जाओ उसको चेंज नहीं होता, जबकि वेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में फ्लोर बना लिए, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर। अगर हम फर्स्ट फ्लोर से कोई चीज़ फेंकते हैं, फिर हमने वही चीज़ हमने सेकंड फ्लोर से फेंकी और वही चीज़ हमने थर्ड फ्लोर से फेंकी, तो आप बच्चों बताएंगे कि यहाँ पे किस जगह ज़्यादा चोट लगेगी, जो चीज़ टुकड़े टुकड़े ज़्यादा किस फ्लोर से होंगे। तो आप समझ गए कि थर्ड फ्लोर से फेंकेंगे तो उसके टुकड़े भी ज़्यादा होंगे और वो डैमेज भी ज़्यादा होगी। सेकंड वाले में थोड़ी कम होगी और इसमें सबसे कम होगी। कारण ये है कि जितना हम इसको हाइट पे ले जा रहे हैं उतनी ग्रेविटी इस पर काम कर रही है। अगर हम थर्ड फ्लोर पे ले गए तो ग्रेविटी ज़्यादा काम कर रही है, ग्रेविटी का मतलब हो गया उस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो जितना जितने हम ग्रेविटी को चेंज करते जाएंगे उतना उसका वेट भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ग्रेविटी जब चेंज होती है तो वेट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि फोर्स उस पर चेंज हो जाता है। अब मास में समझ लो कि अगर हमने मान लो इसी बच्चे को हम ऊपर ले जाए, फर्स्ट फ्लोर पे ले जाए, सेकंड फ्लोर पे ले जाए, थर्ड, तो इसके अंदर के मैटर में तो छेड़छाड़ नहीं हो रही ना। तो जो मैटर है वो तो नहीं बदल रहा किसी का भी, तो इसका मतलब मास कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे उसको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाइए चाहे सेकंड। अब आप देखेंगे मून पे जब हम जाते हैं, अगर हम अपना हमारा वेट अर्थ पे 60 kg का है, तो आप जान के सरप्राइज होंगे कि मून पे जब जाएंगे तो आपका वेट जस्ट ओनली रह जाएगा केवल 10 किलोग्राम, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी से जो मून की ग्रेविटी होती है वो 1/6 अर्थ के होती है। मून पे जो ग्रेविटी होती है, अब यहाँ पे हमने 60 kg अगर अपना ले लिया तो उसको 1/6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 10। तो आपका वेट वहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो यही बात है कि जो मास होता है वो क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है, कहीं पर भी उसको ले जाए, यानी कि वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। जबकि वेट जो होता है, वेरी वेरी का मतलब चेंज हो जाना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसका वेट चेंज हो जाता है। जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे किसी चीज़ ले जाए, सेकंड थर्ड, तो वहाँ पे वेट चेंज होगा लेकिन मास चेंज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तराजू में किलोग्राम में होता है, और वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। मास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। वेट कैसी होती है, वेक्टर। अब आप समझ गए कैसे, क्योंकि मास जो है वो चारों तरफ फिल होता है, किसी भी चीज़ में हर तरफ होता है, लेकिन जो वेट होता है वो केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसको अर्थ अपनी सेंटर की ओर खींचती है। तो फोर्स की डायरेक्शन एक ही तरफ होती है, इसका मतलब जिसमें डायरेक्शन होती है वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। तो नेक्स्ट आते हैं प्रीफिक्स यूज इन एसआई सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें मैंने प्रीफिक्स दिखाई है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रीफिक्स क्या होते हैं। जैसे आपने देखिए 1 मिलीमीटर लिखते हैं, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 10⁻² मीटर। तो देखिए मिलीमीटर में जो पहला वर्ड है मिली, और सेंटीमीटर में जो पहला वर्ड है सेंटी, ये सब इसके क्या प्रीफिक्स कहलाते हैं। प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो शुरुआत में लगाए जाते हैं, और जो बाद में लगते हैं वो सफिक्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स है जिसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें मेन देखिए आपने कौन कौन से नाम सुन रखे। माइक्रो नहीं, मिली लेते। मिली आपने जान रखा है, 1 मिली में कितने होते हैं, 10⁻³ होते हैं, और उसका ये सिंबल हो गया। सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर का सेंटी हो गया इसका प्रीफिक्स, और उसमें कितने होते हैं, 10⁻²। डेसीमीटर जान रखा है तो इसमें 10⁻⁻1। ऐसी माइक्रो में कितने होते हैं, 10⁻⁻6। पिको का मतलब 10⁻⁻12। तो ये आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। और देखिए किलोग्राम को आपने सुन रखा है, तो किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000, 10⁻3। मेगा में कितने होते हैं, 10⁻6। तो ये आपको याद करना है कि कहीं पर भी जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, जैसे कि एक नैनोमीटर हमें, मान लीजिए कि हमें नैनोमीटर दे रखा है और इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखिए नैनो वर्ड ढूंढेंगे आप। नैनो यहाँ पर है, और नैनो में कितने हो गए, 10⁻⁻9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10⁻⁻9 मीटर, जिनकी मीटर में ही हो। अगर यहाँ पे नैनो सेकंड लिखा होता तो तब भी हम 10⁻⁹ सेकंड। अब सपोज यहाँ पे पिको लिख दिया, पिको मीटर या पिको फैरेड दे दिया, तो पिको में कितना कर देंगे हम, 10⁻⁻12 मीटर। हिसाब से हम काम कर सकते हैं अगर हमें ये इसके प्रीफिक्स क्या होते हैं याद हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पे मेजरमेंट के अनसर्टेनिटी में दो वर्ड आते हैं, एक होता है प्रिसीशन और दूसरा होता है एक्यूरेसी। तो प्रिसीशन और एक्यूरेसी क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे एक टेबल के रूप में। तो देखिए यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हम समझने के लिए यहाँ पे मैंने क्या एक टेबल बनाई है। जैसे कोई हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया, तो उसमें एक वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, ट्रू टेबल किसी रिजल्ट की। तो सपोज वो एग्जैक्ट वैल्यू मैंने ले ली है ट्रू टेबल की, जो ट्रू वैल्यू है जिसका बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 2 है। 2.00 भी कह लो या 2 है। अब देखिए यहाँ पे 3 स्टूडेंट लिए, ए बी और सी, इन तीनों ने प्रैक्टिकल करा। तो स्टूडेंट ए ने क्या करा, अपना पहला रिजल्ट में आंसर ये निकाला, फिर उसने दोबारा वही एक्सपेरिमेंट करा तो इस बार उसका आंसर ये आया, और फिर उसका क्या निकाल लिया, मीन। तो मीन कैसे निकालते, दोनों को प्लस करके 2 से, तो यहाँ पे ये मीन आ गया इसका। तो देखिए प्रिसिशन क्या होता है, जैसे एक्यूरेट वैल्यू इसकी यहाँ पे 2 है, अब जो भी इसने आंसर निकाला मीन का वो नियर अबाउट आया इसके। अगर ये नियर अबाउट आंसर आता है तो ये प्रिसिशन कहलाएगा, और अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट 2 आ जाता ना तो ये एक्यूरेसी भी होता है। तो अब आप समझे होंगे प्रिसिशन का मतलब होता है किसी भी ट्रू वैल्यू के पास की वैल्यू को निकाल देना, दिस इज कॉल्ड प्रिसिशन। और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देना बिल्कुल एक्यूरेट, तो वो कहलाएगी आपकी एक्यूरेसी। तो यहाँ पे पहला वाला जो स्टूडेंट ए का रिजल्ट है उसने प्रिसिशन तो राइट करा लेकिन एक्यूरेसी इसमें नहीं आई। अब स्टूडेंट बी का रिजल्ट देखते हैं, तो उसने पहले रिजल्ट में अपने आंसर निकाला 1.84, सेकंड में निकाला 2.95, फिर इसका मीन निकाला तो 2.395। अब देखिए ना तो ये वैल्यू इसके बिल्कुल बहुत नज़दीक है, 2 और 2.395 में डिफरेंस है, तो ये ना तो प्रिसिशन हुआ और ना ही ये एक्यूरेट आया बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ना ये एक्यूरेसी हुआ। तीसरा देखें एग्जाम्पल, तो यहाँ पे पहले रिजल्ट में इसकी 2.01 है, सेकंड रिजल्ट में 1.99 है, इसका हमने एवरेज निकाला तो आप देखेंगे इसका एवरेज बिल्कुल 2.00 एक्चुअल में आ चुका है, तो पूरा एक्यूरेट आ गया।
एक्यूरेट भी आ गया और उसके नियर अबाउट तो है ही नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जो एक्यूरेट होता है वो अपने आप में प्रिसिशन भी होता है। तो यहाँ पे दोनों ही केस यहाँ पे क्या हो गए, यस हो गए। तो ये प्रिसिशन भी है और साथ में क्या, ये एक्यूरेसी भी है। तो बच्चों आपने समझ लिया यहाँ पे प्रिसिशन का मतलब क्या होता है। इसको मैं डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। इट रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। कोई भी हम मेजरमेंट कितनी बार भी कर ले, अगर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है अगर उसके आसपास आ जाता है, सेम क्वांटिटी के आसपास आ जाता है, तो वो आपका कहलाता है प्रिसिशन। और एक्यूरेसी का मतलब क्या है, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करा और एग्जैक्ट वो ट्रू वैल्यू के बराबर आ गई, तो ये आपकी कहलाएगी एक्यूरेसी। अब आता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। तो ये आपने कई बार लिखा भी होगा, 10th में भी यूज़ किया होगा, लेकिन आज इसको थोड़ा इस एक्चुअल में पूरी तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन को हम लिखते हैं n इंटू 10 की पावर n के रूप में। यहाँ पे जो n है वो डिजिट को बताता है, कितनी, 1 से लेकर 9, 1 से लेकर 10 के बीच की डिजिट को बताता है। और यहाँ पे जो n है ये नंबर है कोई भी, ये पॉजिटिव का भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव का भी हो सकता है। अभी हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे तो सबसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन साइंटिफिक नोटेशन एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय इन द फॉर्म। किस फॉर्म में लिखते हैं हम, n इंटू 10 की पावर n। यहाँ पे स्मॉल n का मतलब एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं, जो पावर में लिखी होती है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। जो कैपिटल एन है वो केवल डिजिट की टर्म है और जो किसके बीच में लाई करती है, 1 से लेकर 10 के बीच में। अब यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा वर्ड लिखा है। अब इतने लंबे वर्ड की कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन के रूप में हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो बहुत आसानी से हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो एन की वैल्यू हमें 10 से ज़्यादा नहीं देनी है, 10 से कम। तो 10 से कम वाला वर्ड स्टार्टिंग में देखेंगे 6 है, तो हमें डेसिमल कहाँ रखेंगे, 6 के बाद। अब देखिए डेसिमल कहीं नहीं होता तो लास्ट में माना जाता है, तो इस डेसिमल को आप यहाँ पे 6 के बाद लेके आएंगे। तो 6 के बाद जब डेसिमल लाएंगे तो ये काउंट करेंगे कितने हैं। तो चलिए मैं पहले काउंट कर करके आपको बता देता हूँ, मैं काट के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल लगा, यहाँ से जब यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ के बीच के नंबर कितने पड़े आपके, 23। और डेसिमल को हमने कहाँ मूव कराया, लेफ्ट में। देखिए जब डेसिमल को हम लेफ्ट में मूव कराएंगे तो जो पावर हमारी 23 आ रही है गिनने पे, उसको हम किस में लिखेंगे, प्लस में। और अगर डेसिमल को राइट में मूव कराते हैं तो पावर किस में लिखेंगे, माइनस में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, जो नॉन जीरो डिजिट होती है उसके पहले डिजिट के बाद ही हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 जो लिखा था, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो यहाँ पे पावर जो है एन की पॉजिटिव कब लेते हैं, जब डेसिमल कहाँ मूव हो रहा है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल यहाँ था, यहाँ से यहाँ मूव हुआ लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे हमने पावर किस में ली, प्लस में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का। अब इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहली नॉन जीरो डिजिट कौन है, 1। तो हम डेसिमल को कहाँ लेके आएंगे, 1 के बाद लाएंगे। तो 1 के बाद लाने में कितने प्लेस पड़े, इसको मैं काउंट करता हूँ। तो ये 1 2 3 और ये 4, तो 4 प्लेस। अब इसको डेसिमल को हम लाए राइट साइड में। जब डेसिमल को राइट में लाएंगे तो पावर किस में लिखेंगे आप, माइनस में। तो यहाँ पे 10 की पावर -4। तो इस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन सीखा। तो यहाँ पे डेसिमल में नेगेटिव, अगर डेसिमल राइट में होता है तो हम उसको पावर में किससे लिखते हैं, नेगेटिव में, ऑन व्हेन वी मूव ऑन राइट साइड। तो बच्चों यहाँ पे हमारा वीडियो का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि और भी मैं आसान बनाऊँ, उसको और इजी बनाऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। और इस चैनल को, इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और उसको बेल आइकन को भी आप प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। और अगर आप मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैं आपको लाइव क्लास डेली दूँ, तो मैं लाइव क्लास भी आपको डेली दे दूँगा। बट उसके लिए कम से कम आपको, कम से कम नहीं तो 50 कमेंट्स के रूप में मेरे पास लाइव के लिए आने चाहिए, तो मैं लाइव पे भी आ जाऊंगा और डेली आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ तक क्या ये वीडियो का पार्ट 1 है, और मैं यहाँ पे एक एक चीज़ जैसे मैंने अभी बताई है, मैं आगे पूरा एक एक पार्ट बताऊंगा, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो चाहे वो अदर बुक। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो के, पार्ट 2 में मिलेंगे हम।
तो पार्ट 2 का हम कंटिन्यूशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ स्टूडेंट।